एपिसोड 53। लल्लू सा आदमी। तनय लिफ्ट के अंदर घुसा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। अब भाई निकल भी थी अपनी स्टोरी की छिपकली जो तनय के पैरों के ऊपर ही उछल के उसके गले से चिपक गई थी। अरे हाँ भाई, आप सही समझे, अपनी दिशा मैडम जो लिफ्ट के अंदर थी, जो नीचे से ऊपर आ रही थी, और अब उन्होंने तनय को बिना इंजेक्शन के ऊपर पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया था। दिशा जो सुबह से तनय का वेट कर रही थी, अचानक से तनय को अपने सामने देख के खुशी से बौरा गई और इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी में बेचारे तनय के पैरों को ही कुचल डाला। वो पीछे खड़ा आदमी भी शॉक में था। वो तो बेचारा लिफ्ट के अंदर जा ही नहीं पाया। तनय बेचारा लिफ्ट में आया ही था कि दिशा उसके ऊपर झपट पड़ी और तनय लड़खड़ा के थोड़ा पीछे हो गया, जिससे तनय लिफ्ट के डोर पर खड़ा था। दिशा तनय के गले से चिपकी खुशी से बोली, हाय तुम मुझे मिल गए तो दिल बिच ठंडक पे गई। तनय ने मुंह बना लिया और दिशा को अपने आप से दूर करने की कोशिश की तो दिशा ने उसको और कस के पकड़ लिया और बोली, बाबू ये फेविकोल का जोड़ है, तुम्हारे खींचने से नहीं टूटेगा। तनय ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। बाबू डॉट ये क्या था? वो क्या कोई निभा है या गली की गुमटी में खड़े रह के लड़की के छत पर आने का वेट करने वाला लोफर लड़का, जो एक लड़की का दीदार करने के बाद दो पुड़िया विमल की फांक के बोलो जुबा केरसी करते हुए साइकिल पर सवार होकर दूसरे मोहल्ले की लड़की का दीदार करने निकल जाता है। सोचते हुए तनय ने अपने मन में कहा, आज मैं इसको बाबू भैया बना दूंगा। तनय ने जबरदस्ती दिशा को अपने आप से दूर किया और लिफ्ट के अंदर ही फेंकते हुए बोला, ओ पागल औरत, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। दिशा नीचे गिरी तो उसके मुंह से आह निकल गई, पर उसको तनय चाहिए था, इसलिए दर्द को बाय बाय और तनय को हाय हाय। अरे मतलब तनय को फिर शादी के लिए मनाने के लिए दिशा खड़ी हुई और बोली, अब जहाँ तुम वहाँ मैं। तनय दिशा को घूरते हुए बोला, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दिशा ने अपनी एक टांग उठाई और तनय के सामने करते हुए बोली, तोड़ दो, तुम्हारा ही माल है। तनय की आंखें फिर फैल गई। मतलब क्या था दिशा का? दिशा तनय को देखते हुए बोली, अरे आंखें और मुंह क्यों फाड़ रहे हो? हम अभी शादी करने चल रहे हैं ना, तो हुई ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो शुद्ध भाषा में बोले तो तुम्हारा पर्सनल माल। अब तुम हाथ तोड़ो या पैर तोड़ने के बाद इलाज भी तुमको करवाना पड़ेगा और सेवा भी तुमको करनी पड़ेगी। मेरा क्या है, मैं तो मस्त बेड पर लेट के खाऊंगी। तनय का मुंह हैरानी से और बड़ा हो गया। ये छिपकली की पूंछ कितनी बेशर्म बेहया थी। तनय आगे कुछ रिएक्ट करता उससे पहले दिशा बोली, वैसे तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है, आज इसलिए कॉलेज नहीं आए थे क्या? मुझे बता देते, मैं इतनी परेशान नहीं होती। अरे हाँ, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी तो नहीं है। पर कोई बात नहीं, अभी शादी के बाद तुम मुझे शादी में फोन गिफ्ट कर देना। तनय की आंखें फिर चार हो गई। अरे भाई, प्यार में नहीं शौक में। यार ये कैसी नमूना लड़की थी। शादी की बात अभी किनारे नहीं लग पाई और अब गिफ्ट डॉट। बेशर्मी की भी हद होती है कि नहीं, लेकिन शायद छिपकली की प्रजाति में शर्म हया कुछ होती ही नहीं है, इसलिए दिशा नामक छिपकली की प्रजाति की लड़की इतनी इतनी बेशर्म थी। पर बेचारा तनय एक शौक से बाहर आया नहीं था कि दूसरा झटका उसको लगने को तैयार था। दिशा ने अपनी जीन्स की पॉकेट से सिंदूर और मंगलसूत्र निकाला और बोली, देखने में तो तुम ठीक लग रहे हो, बाकी मैं तुमको बचा खुचा अपने प्यार से ठीक कर दूंगी। तो चलो बताओ, यही शादी करोगे या मंदिर चलके? तनय को जोर का झटका और जोर से लगा। ये लड़की इतनी बौराई हुई थी कि अपने साथ सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर घूमती फिरती है। तनय शौक में पीछे हुआ तो उस आदमी से टकरा गया, जिससे उस आदमी के हाथ में पकड़ा इंजेक्शन नीचे गिर गया।
वो आदमी भी तब से शॉक में खड़ा तमाशा देख रहा था। इंजेक्शन नीचे गिरा तो वो आदमी घबरा गया। कहीं तनय ने इंजेक्शन देख लिया तो उसको शक ना हो जाए। पर अपने क्यूट तनय को अभी दिशा नामक छिपकली की पूंछ से अपनी जान बचानी थी। वो इंजेक्शन तो एक बार में उसके दिल की गति बढ़ाता, पर दिशा नामक छिपकली तो हर सेकंड अपनी हरकतों से उसके दिल की गति के साथ शरीर के बाकी अंगों की गति भी बढ़ा देती है, खासकर क्यूट तनय के क्यूट दिमाग की। अरे भाई, ऐसा हो भी क्यों ना। ऐसे कौन शादी के पीछे पड़ता है। उसने क्या शादी.com पर शादी की रिक्वेस्ट डाली थी, जो दिशा रूपी छिपकली उससे चिपकी जा रही है। यार, लड़कियां भी अजीब है। जिनके पीछे भागो वो दूर भागती, और जिनसे खुद दूर भागना चाहो वो सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर नहा धो के पीछे भागती है। वो आदमी डर से तनय को देख रहा था कि तनय ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और बेचारगी से बोला, मास्क वाले भाई साहब, इस पागल औरत से मुझे बचा लो। ये पूरी पागल हो चुकी है। वो आदमी हैरानी से तनय को देखने लगा। क्या ये वही तनय है जिसको मारने के लिए उसने इतनी मेहनत की, जिसका नेटवर्क इतना था कि कोई उसको टच नहीं कर सकता था, जिसकी बस एक आवाज पर शेयर मार्केट गिर जाती है। वो तनय बस एक लड़की से बचने के लिए मदद मांग रहा है। उसने तो जिस तनय को जाना था वो तो ये तनय बिल्कुल है ही नहीं। गन फैक्ट्री का बेतोड़ बादशाह इस लड़की से बचने के लिए मदद की भीख मांग रहा था। कौन सा तनय असली है? ये डरपोक जो एक लड़की की बातों से डरा हुआ है, या फिर वो जिससे दुनिया डरती है? वो आदमी सोच रहा था कि दिशा मुंह बना के तनय के पास आई और एक पैर लिफ्ट में फंसा लिया ताकि लिफ्ट बंद ना हो, और अपना हाथ बढ़ा के तनय की शरपट को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए बोली, ओए भगोड़े इंसान, इधर आओ, रात को भाग गए थे, अभी नहीं भागने दूंगी। तनय ने उस आदमी बख्तावर की शर्ट पकड़ ली और बोला, मास्क वाले भाई साहब बचाओ। बख्तावर तो शौक में ही था। वो तनय को मारने आया था। यहाँ वो खुद ये नौटंकी देख के हॉस्पिटल पहुंचने की कगार पर खड़ा था। बख्तावर इस समय कैसे रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिशा ने तनय को दूर जाते देखा तो उसकी शर्ट और कस के पकड़ ली और बोली, देखो आज भागे तो अच्छा नहीं होगा। तनय ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बकतवार के गले पड़ते हुए बोला, भाई साहब बचा लो ना, ये औरत मेरी शर्ट फाड़ के मेरी इज्जत का फालूदा बना देगी। दिशा ने मुंह बना लिया और लिफ्ट की बटन प्रेस करके लिफ्ट को वही रोक लिया और बख्तावर के पास आके तनय को बख्तावर से दूर किया और बख्तावर को देख के बोली, ये लल्लू सा आदमी तुमको मुझसे बचाएगा। इसको तो मैं लॉलीपॉप बनाने वाली मशीन में डाल दूं लल्लू लाल। दिशा फिर तनय की तरफ देख के कहा, और तुम मेरे साथ नहीं चले तो आज मैं तुम्हारा पगलू लाल बना दूंगी। तनय और बख्तावर दोनों दिशा को आंखें बड़ी करके देख रहे थे। तनय शौक में और बख्तावर गुस्से में। दिशा ने लल्लू किसको बोला? दिशा जानती भी है बख्तावर कौन है। बख्तावर अपने एक हाथ से 2 सेकंड में एक इंसान की जान लेने की काबिलियत और जज्बा रखता था, और दिशा उसको लल्लू लाल बोल रही थी। अगर बख्तावर ने दिशा की गर्दन पकड़ी तो दिशा की जान जाने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बख्तावर सोच रहा था कि दिशा ने उसको धक्का देते हुए तनय को अपनी तरफ खींच लिया और सीधा लिफ्ट के अंदर ले गई। बख्तावर धक्का देने से 2 कदम लड़खड़ाया और पीछे डस्टबिन रखी थी, जिससे लड़खड़ा के बख्तावर नीचे डस्टबिन के ऊपर गिर पड़ा। बख्तावर की आंखों में खून उतर आया। उसकी इतनी बेइज्जती। बख्तावर चीफ का बनिया हाथ था, और आज बख्तावर की इस कदर दिशा ने बेइज्जती की थी ना, वो छोड़ेगा नहीं दिशा को। बख्तावर गुस्से में था। एक बार फिर एक लड़की की वजह से चीफ का प्लान फेल हुआ था। लेकिन आज सच में चीफ की किस्मत कुछ ठीक नहीं थी। आज चीफ की किस्मत की लंका लड़कियों ने लगा रखी थी।
पहले रिधिमा ने जन्य को बचाया और अब दिशा तनय की गर्दन बख्तावर के हाथ से निकाल के ले गई। दिशा तनय को लिफ्ट के अंदर खींच के लाई और लिफ्ट बंद करके उसको एक ही जगह स्टॉप करके तनय से बोली, क्या है? हाँ, दूसरे इंसान के सामने ज्यादा रंगबाजी दिखा रहे थे। तनय तो अभी तक बेचारा शॉक में था। दिशा ने उसे इतनी रफ्तार से लिफ्ट के अंदर खींचा कि तनय कुछ समझ ही नहीं पाया। ऊपर से दिशा की ये अजीब बातें, अब ये रंगबाजी क्या था? तनय को समझ नहीं आया कि दिशा बोलना क्या चाहती है, इसलिए वो शॉक में बोला, क्या बोला तुमने? दिशा ने तनय के दोनों साइड लिफ्ट की दीवार पर हाथ रख लिया और बोली, मतलब दूसरे के सामने ज्यादा शान पट्टी दिखा रहे थे, मुंह तोड़ दूंगी। तनय ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दिशा को घूरते हुए बोला, बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। दिशा, ज्यादा तो अभी किया ही नहीं। तनय दिशा को घूरने लगा तो दिशा तनय को देखते हुए बोली, आंखों का दीदार बाद में करना, पहले चलो शादी कर लेते हैं। तनय की आईब्रो तन गई और वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, तुमको एक बार में समझ नहीं आता कि समझाना नहीं चाहती हो। तनय आगे बोलता कि दिशा उसको रोकते हुए बोली, ना मैं कुछ समझती हूँ, ना समझना चाहती हूँ, और तुम ज्यादा नेता ना बनो, जल्दी बोलो कैसे शादी कर रहे हो? तनय का मुंह हैरानी से खुल गया, लेकिन अब उसको भी गुस्सा आ रहा था तो वो चिढ़ा हुआ बोला, नहीं करूँगा। क्या कर लोगी? दिशा एटीट्यूड के साथ बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, उसके ऊपर ना जाना। तनय चिढ़ा हुआ बोला, क्या कर लोगी? ज्यादा से ज्यादा 2 गुब्बारे हवा में ज्यादा छोड़ दोगी। दिशा एक डेविल स्माइल के साथ बोली, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ, तुमको जेल पहुंचा सकती हूँ, और तुमने मुझसे अभी शादी नहीं की तो आज तुम जेल जाओगे। तनय हंस पड़ा और बोला, बेचारी शादी न होने के गम में पागल हो गई। दिशा ने तनय को घूर के देखा, फिर उसका कॉलर को पकड़ के अपने पास किया और उसको किस करने लगी। तनय शॉक हो गया। दिशा ने किस करते हुए तनय के साथ फोटो ली और तनय को छोड़ के बोली, अब बोलो शादी करोगे कि नहीं? तनय को 2 मिनट संभालने को लगे कि उसके साथ अभी क्या हुआ। फिर वो गुस्से के चिढ़े हुए बोला, मर जाऊंगा पर तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। दिशा, ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? तनय, हाँ। दिशा एक शरारती मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, क्यूट होने से कुछ नहीं होता है, अगर अपडेट रहते तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करते। तनय ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। दिशा आगे बोली, अब खुद पुलिस हमारी शादी करवाएगी। तनय फिर शॉक हो गया। दिशा बोली, अगर तुमने प्यार से मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। अब सरकारी रूल्स के अनुसार अगर कोई लड़का प्यार करता है पर शादी करने के लिए मना करता है तो लड़के के खिलाफ केस किया जा सकता है, उसके लिए सजा भी है। अब तुम सोच लो, तुमको मुझसे शादी करनी है कि सजा भुगतनी है? बोल के दिशा ने अभी जो किस करते हुए फोटो क्लिक की थी वो तनय को दिखाते हुए बोली, इतना सबूत बहुत होगा ना? तनय आंखें मुंह सब हैरानी से फाड़े दिशा को देख रहा था। एपिसोड 54, गंदे अजनबी। तनय हैरानी से दिशा को देख रहा था कि दिशा ने अपने फोन में कुछ सर्च किया और तनय को दिखाते हुए बोली, ये देखो मैं तुम्हारे ऊपर आराम से केस कर सकती हूँ। अब तो मेरे पास सबूत भी है, तो बताओ तुम शादी करने चल रहे हो या फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? तनय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, ठीक है जाओ। दिशा अंदर से थोड़ा घबरा गई। उसका तनय से शादी करने का ये प्लान तो फेल हो गया। वो ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो तनय के बारे में जानती ही थी। उसको पता था अगर उसने तनय के खिलाफ कंप्लेन भी कर दी तो तनय को बाहर आते टाइम नहीं लगेगा। पर हमारी स्टोरी की छिपकली मिस दिशा दिशा थी जो चारों दिशाओं से सोचती थी और अपना बैकअप साथ लेकर चलती थी। दिशा को कैसे भी तनय से शादी करनी थी।
वो भी जल्द से जल्द। उसके लिए वो कुछ भी करेगी। इसलिए दिशा ने अपना दूसरा सिक्का फेंका। दिशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ चलो, और पुलिस स्टेशन पहुंच के पहले तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी और ये फोटो दिखाऊंगी और ये भी अच्छे से बताऊंगी कैसे तुमने पहले मुझसे शादी का वादा किया, मेरा यूज किया और अब मुझे टिश्यू पेपर के जैसे फेंक रहे हो। सबको ये किस वाली फोटो अच्छे से दिखाऊंगी। तनय की आंखें फिर के बाहर आ गई। वो पुलिस को हैंडल कर सकता था पर अपने पेरेंट्स को नहीं। और तनय के पेरेंट्स को इला के बारे में सब पता था और ये भी कि डॉट कैसे इला ने उसको चिट किया। और सब पता होने के बाद तो उसके पेरेंट्स तो दिशा की बात सुनते ही पुलिस स्टेशन में मंडप गड़वा के शादी करवा देंगे। बेचारे तनय की घर वालों की बात सुन के तो हवा टाइट और बत्ती गुल हो गई। दिशा तनय को अजीब अजीब सी शक्ल बनाते देख वो समझ गई पानी में फेंका उसका सिक्का बिल्कुल सही जगह जाके चिपका है। दिशा के फेस पर जीत भरी मुस्कान आ गई और उसने लिफ्ट की ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस की और बोली, चलो तुम अपने पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन ही बुला लो, वही सारी बात क्लियर हो जाए तो अच्छा है। तनय के तो तोते उड़ गए। वो दिशा को हैरानी से देखते हुए बोला, अरे ओ बैलाई हुई औरत, क्या बोल रही हो, कुछ अक्ल बकल है कि नाही? मैंने कब तुमसे शादी की बात कही? मैं तो तुमको जानता तक नहीं, यूज क्या घंटा करूंगा। दिशा इतरा के बोली, तो शादी कर लो फिर आराम से जानते रहना। तनय चिढ़ते हुए बोला, तुम कौन सा नशा करती हो, जब से मिली हो शादी के पीछे पड़ी हो? पिछले जन्म में शादी का सपना अधूरा रह गया था क्या? या फिर किसी ने तुमको शादी के मंडप पर मार डाला था? जो शादी के लिए पगलाई जा रही हो। दिशा मुस्कुरा के बोली, बिल्कुल सही, पिछले जन्म का नहीं, उसके भी पिछले जन्म का सपना है मेरा शादी करने का। तनय ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तो माते मंदिर के बाहर वरमाला लेकर खड़ी हो जाओ, कोई भी मिल जाएगा, नहीं तो विवाह सम्मेलन में चली जाओ, वहां तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। दिशा मुस्कुरा के बोली, पर मुझे तो तुम पसंद हो, तो तुम पर ट्राई मारूंगी ना। तनय की आंखें बड़ी हो गई। वो क्या कोई गेम में मिलने वाला टॉय था जो दिशा उसके ऊपर गेम खेल के ट्राई मारने की बात कर रही थी? ये बंदी तो सच में पहुंची हुई चीज थी। आज उसके ऊपर ट्राई मार रही है, वो नहीं पटा तो किसी और के ऊपर ट्राई मारेगी। तनय सोच रहा था कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। दिशा ने तनय का हाथ पकड़ा और लिफ्ट से बाहर जाते हुए बोली, तो क्या डिसाइड किया, पुलिस स्टेशन चलोगे या फिर मंदिर? देखो अभी मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो कोर्ट जाके शादी नहीं कर सकते, इसलिए मंदिर में ही शादी करनी पड़ेगी। दिशा तनय को बाहर तक ले आई थी और तनय भी शौक में उसके साथ खींचा चला आया था। लेकिन बाहर गाड़ियों की आवाज से तनय अपने सेंस में आया और गुस्से में दिशा का हाथ झटकते हुए बोला, बस। दिशा तनय को बाहर तक ले आई थी और तनय भी शौक में उसके साथ खींचा चला आया था। लेकिन बाहर गाड़ियों की आवाज से तनय अपने सेंस में आया और गुस्से में दिशा का हाथ झटकते हुए बोला, बस। दिशा थोड़ा चौंक गई। तनय की आवाज थोड़ी तेज थी। तनय ने गुस्से में दिशा को घूर के देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, अपनी लिमिट में रहो तो अच्छा है, वरना मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की तो अच्छा नहीं होगा। लास्ट टाइम इज्जत से समझा रहा हूँ, दोबारा मेरे आस-पास भी भटकती दिखाई दी तो तुमको भटकती हुई आत्मा बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। बोल के तनय अपनी कार की तरफ चला गया। दिशा की आंखों में आंसू आ गए। वो भी तनय के पीछे जाने वाली थी कि किसी ने दिशा के मुंह पर पीछे से हाथ रखा और उसको खींचते हुए दूसरे साइड ले गया। दूसरी तरफ जब अधीप को एहसास हुआ कि ये उसका फोन नहीं है तो वो गुस्से में घर आया तो घर पर चारों तरफ बॉडीगार्ड का छत्ता देख के वो थोड़ा शॉक हो गया। घर के बाहर बॉडीगार्ड तो रहते ही है
पर आज पूरे घर पर बॉडीगार्ड किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसे चिपके हुए थे। घर का मेन डोर जो ओपन रहता है आज बंद था। अदिप को कुछ अजीब सा लगा। वो भाग के डोर के पास आया तो बॉडीगार्ड डोर के सामने से साइड हो गए। अदिप ने डोर ओपन करने की कोशिश की तो डोर का पासवर्ड चेंज था। अदिप और शॉक हो गया। तनय अदा की सिक्योरिटी के लिए मेन डोर का पासवर्ड चेंज करके गया था। अदा ने अंदर से डोर तो लॉक किया हुआ था, फिर भी तनय डबल सिक्योरिटी के लिए बाहर से लॉक करके गया था। अब जब तक अदा अंदर से डोर ओपन नहीं करती, तब तक अदिप बाहर से डोर ओपन नहीं कर सकता था। इसलिए अदिप ने बेल बजाई तो अदा जो टीवी देख रही थी वो डोर के पास आई और जैसा तनय उसको पासवर्ड सिखा के गया था वैसे बोली, बोलो बोलो कौन आया। उसके आगे तनय को पासवर्ड बोलना था, लेकिन अभी तनय की जगह अदिप था तो उसको पासवर्ड पता नहीं था। अदिप वैसे ही फोन चेंज होने की वजह से चिढ़ा हुआ था। ऊपर से ये सब हो क्या रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो तेज आवाज में बोला, अदा डोर ओपन करो। अदीप की आवाज से अदा डर गई और डोर से दूर होते हुए बोली, नहीं तुम गंदे अजनबी हो। क्यूट तनय ने बोला, बिना पासवर्ड के डोर मत खोलना, तुम जाओ मैं डोर ओपन नहीं करूंगी। अदीप ने अपने आप को नॉर्मल किया और बोला, अदा मैं हूँ डोर ओपन करो। अदा मासूमियत से बोली, मैं कोई भी हो पर मैं क्यूट गिलहरी हूँ, डोर ओपन नहीं करूंगी। अदिप ने गुस्से में डोर पर लात मारी और बॉडीगार्ड से बोला, ये क्या तमाशा है। सभी बॉडीगार्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया और उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, सर तनय सर घर को हाई सिक्योरिटी पर रखने को बोल के गए थे। अदिप थोड़ा और सीरियस हो गया और बोला, तनय कहाँ गया है। बॉडीगार्ड बोला, पता नहीं सर, पर वो बहुत जल्दी में थे, वो स्ट्रिक्टली बोल के गए हैं किसी को भी घर के पास तक एंट्री ना दी जाए। अदिप थोड़ा परेशान हो गया। तनय अदा को छोड़ के कहाँ गया और इतनी सिक्योरिटी लगाने के बाद तनय ने पासवर्ड क्यों चेंज किया। अदिप सोच रहा था कि तब तक तनय भी आ गया। तनय को देख के अदिप अब गुस्सा कम टेंशन में ज्यादा आ गया था। वो तनय से बोला, तुम कहाँ गए थे, सब ठीक है ना। तनय जानता था अदिप को गिरीश जी की तबीयत के बारे में पता चला तो अदिप बहुत परेशान हो जाएगा, इसलिए वो बात को घुमाते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, बस मेरी एक गन फैक्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वहीं गया था। अदिप तनय को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, उसके लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों। तनय बोला, क्योंकि मेरी गिलहरी को मैं अपनी गन फैक्ट्री नहीं ले जा सकता था और मेरी गिलहरी इतनी भोली है कि उसको अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता। अदिप थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर बोला, तूने मेरा फोन चेंज किया। तो तनय फिर हंस दिया और बोला, हाँ तूने मेरी गिलहरी को काटा क्यों। तेरी वजह से हम दोनों आज बाहर नहीं जा पाए। अदिप ने आईब्रो चढ़ा ली, पर अदिप कुछ बोलता उससे पहले तनय को कुछ याद आया और वो सीरियस होते हुए बोला, वो मैं अपनी फैक्ट्री से वापस आ रहा था तो अंकल से मिलने हॉस्पिटल गया। अदिप के फेस पर उदासी आ गई। अदिप पहले रोज गिरीश जी से मिलने जाता था, लेकिन अदा की वजह से अब वो गिरीश जी से बस फोन पर ही बात करता था। वजह दो थी, पहली ये कि गिरीश जी अदिप के साथ अदा से भी मिलना चाहते थे और अदा को अदिप गिरीश जी के पास ले नहीं जा सकता था। अदिप ने अदा को गूंगा बताया था और अब अदा का मुंह बंद रखना मुश्किल था। और दूसरी वजह थी कि अब आधा टाइम अदिप अदा की दवा बनाने में ही बिजी रहता था, तो अदिप ठीक से गिरीश जी से बात भी नहीं कर पाता था, तो उनसे मिलने क्या जाता। तनय अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोला, तो अंकल ने तुझे और गिलहरी को बुलाया है, बहुत दिन हो गए उन्होंने तुमको देखा नहीं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा।
अच्छा तो अधिप को भी नहीं लग रहा था, पर वो भी मजबूर था। सच गिरीश जी को बता नहीं सकता था और झूठ उसको ठीक से बोलना नहीं आता था। उस दिन भी अदा को लेकर उसने कैसे गिरीश जी को समझाया था वही जानता था, लेकिन जब गिरीश जी ने बुलाया है तो अधिप मना नहीं कर सकता था। अधिप ने गहरी सांस ली और अपना सिर हाँ में हिला दिया। तनय ने डोर खोला और दोनों अंदर आए तो अदा सोफे के पीछे छुपी बैठी थी। अदा डोर ओपन होने से डर गई थी, इसलिए छुप गई थी। अधिप ने अदा को देख के गहरी सांस ली और उसके पास आया और अदा को खड़ा करके बोला, तुमको मेरी आवाज भी समझ नहीं आती? अदा मासूमियत से अधिप को देखने लगी। अधिप अदा को घूरते हुए बोला, मैं कब से तुमको डोर ओपन करने को बोल रहा था, तुमने ओपन क्यों नहीं किया? अदा ने बच्चों सा मुंह बना लिया और बोली, आपको पासवर्ड बोलना चाहिए था ना। अदा खुश होते हुए बोली, हाँ मैंने बोला था ना, पासवर्ड बोलो। बोलो बोलो, कौन आया? मैं आया क्यूट तनय, मैं आया। तो आपको बोलना चाहिए था। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और तनय की तरफ देखा तो तनय मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने का नाटक करने लगा। अधिप ने अपना सिर ना में हिलाया और अदा का सिर पकड़ के हिलाते हुए बोला, इस खाली खोपड़ी को कुछ डाल के थोड़ा बहुत भर लो। इतनी कम बुद्धि भी अच्छी नहीं है कि तुम मुझे आवाज से पहचान भी ना पाओ। अदा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, बॉस मैं कंकाल थोड़ी हूँ जो मेरी खोपड़ी खाली होगी, जो मैं इसको भर पाऊंगी। और मैंने आपको पहचाना लिया था, लेकिन आपकी आवाज की कॉपी तो कोई भी कर सकता है, इसलिए पासवर्ड जरूरी है। अधिप अदा के हाजिर जवाब और समझदारी वाली बात सुन के तो खुश हो गया। मतलब अदा के ऊपर उसकी दवा का असर हो रहा था। मतलब वो सही दवा अदा को दे रहा है। उसको उसी दवा में और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है जिससे अदा जल्दी ठीक हो सके। अधिप दिल से बहुत खुश था। अदा के ऊपर उसका पहला एक्सपेरिमेंट सफल जो हो गया था। अधिप ने अदा को गोद में उठा लिया और उसको टाइट हग करते हुए बोला, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। अदा को दर्द हुआ तो वो मुंह बनाते हुए बोली, बॉस छोड़िए। अधिप ने अदा को छोड़ दिया और उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अदा अपने हाथ दबाते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? अधिप बोला, मेरे पापा से मिलने। अदा कुछ सोच के बोली, आपके पापा भी है? अधिप अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, हाँ। अदा फिर कुछ सोच के बोली, तो क्या वो मेरे भी पापा है? अधिप थोड़ा शांत पड़ गया और फिर कुछ सोच के बोला, हाँ। अदा खुश हो गई और ताली बजा के बोली, अरे वाह मेरे पापा। चलो चलो बॉस, जल्दी से मुझे कपड़े दे दो, फिर हम दोनों मेरे पापा से मिलने चलेंगे। अदा अधिप का हाथ पकड़े रूम की तरफ ले गई। अधिप भी शांति से अदा के साथ चलने लगा, लेकिन अधिप के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। क्या हुआ दिशा के साथ? कौन ले गया उसे? क्या दिशा की जान को है खतरा? क्या अधिप अदा को हॉस्पिटल ले जाके खुद अदा को मुसीबत के मुंह के धकेल रहा है? क्या गिरीश जी के सामने आज आ जाएगा अदा का सच? क्या होगा गिरीश जी का रिएक्शन? सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 56, शादी मतलब बर्बादी। सभी हैरानी से अदा को देख रहे थे। अधिप को अचानक से गिरीश जी का ख्याल आया। उसने तुरंत नजरें घुमा के गिरीश जी की तरफ देखा तो गिरीश जी अपने दिल पर हाथ रखे अदा को हैरानी से देख रहे थे। बेचारे देखते भी क्यों ना, अदा उनकी छाती पर बैठी चीख जो रही थी। अधिप के दिमाग में चलने लगा, अब वो गिरीश जी को कैसे और क्या समझाएगा? 1 महीने में गूंगा कैसे बोला? अधिप साइंटिस्ट है, भगवान नहीं जो चुटकी बजाते गूंगे को बोलना सिखा दे।
आज तो अधिप बेचारा बहुत बुरा फंस गया था। तनय ने अधिप के फेस पर परेशानी देखी तो अपनी तरह से बात को संभालने के लिए उछल के बोला, गूंगा बोला, चमत्कार चमत्कार। बेचारे गिरीश जी और चौंक गए। ये सब क्या भांग खाए हुए थे? एक लड़की क्या कम थी उनको हार्ट अटैक दिलाने के लिए, जो तनय देवता भी उनके सिर पर कीर्तन कर रहे थे। तनय की इस हरकत पर अधिप और जन्य दोनों उसको घूर के देखने लगे। तो तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और धीरे से बोला, अब तो मदद करना पाप हो गया है। घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे आंखों से बलात्कार कर देंगे। जन्य ने बात को और ना बिगड़ने से बचाने के लिए तनय को पकड़ा और बाहर ले जाने लगा। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, छोड़, मैं क्या कोई गाय बकरी हूँ जो मुझे खींच के ले जा रहा है। जन्य तनय को घूरते हुए बोला, तू बैल है बैल, अब मैं तुझे डंडे से हाँकूं उससे पहले शांति से बाहर चल। जन्य तनय को लेकर बाहर चला गया। तो अधिप ने गहरी सांस ली और अदा को पकड़ के गिरीश जी से दूर करते हुए अपने पास खड़ा करने लगा। अदा अभी तक गिरीश जी के सीने के पास स्टूल पर बैठी चिल्ला रही थी। बस उसका गिरीश जी के सीने पर खड़ा होना बाकी था। अधिप ने अदा को अपने बगल में खड़ा किया तो अदा खुश होते हुए बोली, बॉस बॉस बताओ मैंने कैसी एक्टिंग की। अधिप ने एक नजर अदा को घूर के देखा तो अदा शांत पड़ गई। वो अधिप की इन नजरों से डर सी जाती थी। अदा डर से थोड़ा पीछे होने लगी। गिरीश जी सब शांति से देख रहे थे। अधिप ने अदा को इग्नोर किया क्योंकि उसके लिए गिरीश जी को समझाना बहुत जरूरी थी, कहीं गिरीश जी की तबीयत और न बिगड़ जाए। सोच के अधिप गिरीश के थोड़ा पास आया और बोला, पापा वो। गिरीश जी तुरंत अपनी सख्त आवाज में बोले, बाहर जाओ। अधिप चुप हो गया। उसने फिर अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए कहा, पापा सॉरी, एक बार मेरी बात। पर गिरीश जी फिर अपनी रौबदार आवाज में बोले, तुम कब से मेरी बात काटने लगे? अधिप ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, सॉरी पापा। बोल के अधिप ने अदा का हाथ पकड़ा और जाने के लिए बढ़ा कि गिरीश जी फिर बोले, बस तुमको बाहर जाने को बोला। अधिप गिरीश जी को देखने लगा। अधिप गिरीश जी बात फिर नहीं काटना चाहता था, लेकिन वो जानता था गिरीश जी अदा से बात करेंगे और अदा तो बच्ची है, कहीं गिरीश जी उसके लिए और परेशान न हो जाए। सोच के अधिप बोला, पापा अदा बोल नहीं सकती। गिरीश जी ने एक नजर अदा को देखा जो अपना सिर नीचे किए किसी बच्चे के जैसे डरी हुई खड़ी थी। गिरीश जी फिर अधिप से बोले, तुम मुझे ना बताओ ये लड़की बोल सकती है कि नहीं? अधिप, पापा ये दिमाग से बच्ची है। गिरीश जी बोले, और तुमने जो हरकत की है वो तो बड़ों वाली है। अधिप ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया और अदा का हाथ छोड़ के जाने लगा। तो इस बार अदा ने अधिप का हाथ पकड़ लिया और उसको आंखों में आंसू लिए डर से देखने लगी। अदा को लग रहा था जैसे उसने कोई गलती कर दी और अब उसको सजा दी जाएगी और अधिप उसको अकेला छोड़ के जा रहा है। अधिप ने अदा का हाथ अपने हाथ से हटाया और इशारे से बोला, सब ठीक है। अदा कुछ नहीं समझी या फिर डर की वजह से वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक तो वो अधिप की नजरों से डरी हुई थी, ऊपर से गिरीश जी ने भी अपनी रौबदार आवाज से उसे डरा दिया था। अधिप अदा का हाथ छोड़ के बाहर चला गया। अधिप बाहर आया तो टेंशन में इधर उधर घूमने लगा। उसको टेंशन हो रही थी कहीं गिरीश जी अदा को उसके लिए रिजेक्ट ना कर दे, और वो अपने पापा के अगेंस्ट भी नहीं जा पाएगा। ऊपर से गिरीश जी अदा के बारे में कुछ जानते नहीं है तो उनकी नजरों में तो अदा अधिप के काबिल होगी ही नहीं। इधर अधिप टेंशन में था, वहीं अधिप के जाते ही गिरीश जी अदा से बोले, इधर आओ। अदा ने नजरें उठा के गिरीश जी को देखा और अपना सिरनामे हिला दिया। गिरीश जी थोड़ी रूड आवाज में बोले, मैंने कहा मेरे पास आओ।
अदा डर गई और अपनी रुंधी आवाज में बोली, आप मारोगे? गिरीश जी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली, फिर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ा के बोले, बेटा मेरे पास आओ। अदा को थोड़ी हिम्मत मिली और वो डरते हुए गिरीश जी के पास आ गई। गिरीश जी ने फिर अदा को अपने पास बैठने का इशारा किया। अदा गिरीश जी के पास बैठ गई तो गिरीश जी उसको ध्यान से देखते हुए बोले, तुमको अधिप ने गूंगे होने का नाटक करने को बोला था। अदा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। गिरीश जी ने नजरें घुमा के बाहर देखा तो ग्लास से अधिप टेंशन में इधर उधर घूमता दिखाई दे रहा था। गिरीश जी मुस्कुरा दिए और अदा से बोले, थैंक यू एंड सॉरी। अदा नासमझी से गिरीश जी को देखने लगी। गिरीश जी अदा का हाथ अपने हाथों के बीच रख के बोले, तुम पहली इंसान हो जिसको मैं थैंक यू और सॉरी बोल रहा हूँ। अधिप ने बोला, तुम बच्ची हो, कुछ नहीं समझती, पर मुझे लगता है तुम सब समझ सकती हो। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगा, क्या पता ये पल मेरा आखिरी पल हो, पर आज तुमको देख के अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं रही। अब मैं आराम से जा सकता हूँ। इसलिए थैंक यू मेरे बेटे की लाइफ में आने के लिए। मैंने अधिप को किसी लड़की के लिए इतना परेशान, इतना केयरफुल होते कभी नहीं देखा। अधिप को तो देख के एक समय मुझे ऐसा लगा था कि उसको तो लड़कियां पसंद ही नहीं, इसलिए उसकी अपनी जिद पर शादी करवाई। लेकिन सॉरी इसलिए कि जब तुमको पहली बार देखा तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वजह बस एक थी, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके फेस पर वही मुस्कान वापस ले आए जैसे वो पहले मुस्कुराता था। और आज अधिप को पहले जैसे मुस्कुराते, अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते देख मानो सारी चिंता खत्म हो गई। तुम किसी रबड़ की डॉल जैसी हो और अधिप से बहुत छोटी भी। तो चिंता थी, लेकिन अब सारी चिंता मिट गई। मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अधिप आज का दिन भूल गया। उसने मुझसे झूठ बोला, बुरा लगा। अधिप ने कभी मुझे झूठ नहीं बोला, पर आज तुम्हारे लिए झूठ बोला तो गुस्सा आया मुझे। लेकिन वो आज का दिन तुम्हारी वजह से भूल गया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। गिरीश जी बोल रहे थे पर गिरीश जी की बातें अपनी अदा रानी के घुंघराले बालों में से घूम के उसके साइड से निकली जा रही थी। गिरीश जी फिर प्यार से बोले, तुमको अपनी बहू के रूप में पाके मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्यारी बहू। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, मैं बहू नहीं हूँ, मैं तो क्यूट गिलहरी हूँ, अपने बॉस की सब्जेक्ट। गिरीश जी ठहाका मारकर हंस दिए। उनकी हंसी की आवाज बाहर गई तो अधिप अब अपने आप को रोक नहीं आया और अंदर आ गया। तो गिरीश जी जोर जोर से हंस रहे थे। उनको हंसता देख अधिप की कुछ टेंशन कम हुई। अधिप भी गिरीश जी के पास आ गया तो गिरीश जी अधिप को देख के बोले, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सब्जेक्ट पसंद है। अधिप ने अदा की तरफ देखा तो अदा ने मासूम सा अपना मुंह बना के अपने कंधे उचका दिए जैसे बोल रही हो क्या हुआ, और जो भी हुआ उसने कुछ नहीं किया। अधिप भी मुस्कुरा दिया और अदा के बाल बिगाड़ के बोला, बाहर जाओ। अदा उठी और बाहर आ गई। अधिप फिर गिरीश जी के साथ बैठ के बात करने लगा और उसने आज गिरीश जी को अदा का सारा सच बता दिया। अदा बाहर आई तो जन्य कॉल पर डॉक्टर से रिधिमा के बारे में बात कर रहा था और तनय अपने गाल पर हाथ रख के बैठा था। भाई उसके गाल सूजे जो थे। अधिप और जन्य ने उसको मुंह पर मुक्का जो मारा था। अधिप का झूठ अब तनय की वजह से पकड़ा गया तो मार भी तो तनय ही खाएगा ना। अदा तनय के पास आई और बोली, क्या हुआ क्यूट तनय? तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, गिलहरी तुमने क्या मुझे पिटवाने का ठेका लिया है? ऐसे एक्टिंग कौन करता है? अदा मासूम सा मुंह बना के बोली, मैंने अच्छे से एक्टिंग नहीं की क्या? तनय मुंह फूला के बोला, अच्छी डॉट। तुमने तो इतनी ताबड़तोड़ एक्टिंग की कि मेरा मुंह ही टूट गया।
अदा फिर मासूमियत से बोली, पर मैंने तो रोने वाली एक्टिंग की, भीषुम भीषुम वाली नहीं। फिर आपका मुंह कैसे टूटा? तनय मुंह बना के बोला, वो दो राक्षस कुल के जीव है ना, मेरी बैंड बजाने के लिए। अदा नासमझी से बोली, पर क्यूट तनय, बैंड तो शादी में बजता है, तो क्या आपकी शादी हो गई? शादी के नाम पर तनय को दिशा की याद आ गई और वो एक झटके के साथ अपनी बॉडी सेक करते हुए बोला, शादी डॉट नहीं नहीं छोटी गिलहरी, शादी मतलब बर्बादी, ये एक गंदा वर्ड है, तुम दोबारा शादी शब्द सोचना भी नहीं। अदा ने अपना सिर हिला दिया। अदा और तनय बात कर रहे थे, वहीं थोड़ी दूरी पर एक सफाई कर्मी फ्लोर पर पोछा मार रहा था। वो इंसान चीफ था जो सफाई कर्मी के रूप में अदा के पास जाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मौका मिल नहीं पा रहा था। चीफ ने कुछ सोचा और सफाई करते हुए तनय और अदा के पास आया और अदा के हाथों और कपड़ों में साबुन का पानी गिरा दिया। अदा तो कुछ नहीं बोली, बस शॉक हो गई। लेकिन तनय ने सीधा चीफ के सिर के पीछे एक चपेट चिपका दिया और बोला, मेरी गिलहरी के कपड़े गीले कर दिए, कम बुद्धि इंसान। चीफ ने मास्क लगाया हुआ था पर उसके जबड़े सख्त हो गए थे। अब भाई विलेन हुआ तो क्या हुआ, विलेन की भी इज्जत होनी चाहिए ना। पहले दिशा ने चीफ के बाएं हाथ की इज्जत की पाव भाजी बनाई और अब तनय अपने मेन विलन द ग्रेट चीफ की इज्जत की चटनी बना रहा था। बताओ ऐसा कहीं होता है भला? पर अपना क्यूट तनय है, वो तो किसी का भी रायता फैला सकता है, फिर वो चीफ हो या अचीफ, क्या फर्क पड़ता है। चीफ को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को रसना बना के पी गया और बोला, सॉरी सर, मैम उधर बाथरूम है, आप क्लीन कर लीजिए। तनय ने एक और चपत चीफ नुमा सफाई कर्मी के लगा दी और बोला, सूरदास अब अक्ल का ज्ञान का क्या दे रहा है, पहले ये अक्ल क्या सब्जी बेचने गई थी। चीफ ने अपने दांत पीस लिए, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तनय को मार मार के बताता उसकी अक्ल कितनी है, पर अफसोस अभी चीफ ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए बोला, सॉरी सर। तब तक जन्य आ गया और बोला, क्या हुआ? तो चीफ नाटक करते हुए बोला, सर सॉरी, गलती से साबुन का पानी मैम के ऊपर गिर गया, प्लीज आप सुपरवाइजर से कंप्लेन मत करिएगा। जन्य बात को खत्म करते हुए बोला, इट्स ओके, आप जाइए। चीफ तुरंत वहां से चला गया। तनय ने फिर अदा से कहा, बच्ची जाओ अपने हैंड वॉश कर लो, करना साबुन तुम्हारे क्यूट क्यूट फेस पर लग जाएगा, घर चल के कपड़े चेंज कर लेना। अदा ने ओके कहा और बाथरूम में चली गई। चीफ को इसी मौके का तो इंतजार था। अदा बाथरूम में आई तो चीफ पहले से वहां मौजूद था, पर अदा ने कोई ध्यान नहीं दिया था। वो शांति से आई और अपने हैंड वॉश करने लगी। चीफ ने अपना इंजेक्शन निकाल लिया और एक रुमाल में क्लोरोफॉर्म भी, जिससे अदा को बेहोश कर सके, वरना अब अदा बड़ी हो गई थी तो अधिप को बता सकती थी किसने उसका खून निकाला। चीफ दबे कदमों से अदा की तरफ बढ़ रहा था। चीफ अदा के पास आया और उसके मुंह पर रुमाल रखने ही वाला था कि अधिप भागते हुए आया और डोर ओपन कर दिया। अधिप का डोर ओपन करना था कि चीफ शॉक हो गया। ये सच में शॉकिंग था चीफ के लिए। अचानक से अधिप को देख के चीफ भी घबरा गया था और उसके हाथ से इंजेक्शन छूट के नीचे गिर गया था। अधिप भी अदा के पीछे किसी अनजान इंसान को देख के शॉक हो गया था और उसको समझते देर नहीं लगी कि कुछ गलत है। अधिप की आंखें लाल पड़ गई थी। अधिप तुरंत चीफ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा तो चीफ ने भी बचने के लिए अदा को पकड़ लिया। अदा अचानक से डर गई और चीख पड़ी। चीफ ने अदा को अधिप की तरफ धक्का दिया और बाहर की तरफ भाग गया। अधिप के लिए अदा जरूरी थी तो अधिप ने अदा को पकड़ लिया, वरना अदा गिरती तो उसको बहुत चोट लग जाती। अधिप ने अदा को खड़ा किया और बाहर आया। तब तक चीफ हवा के जैसे गायब हो चुका था। उसका एक नामो निशान नहीं था।
अधिप गुस्से में चिल्ला पड़ा। अधिप की आवाज सुन के जन्य और तनय भी वहां आ गए और बोले, क्या हुआ? अधिप ने जन्य की तरफ देखा और गुस्से में बोला, पूरे हॉस्पिटल को लॉक कर दो, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। जन्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से कॉल पर बात करते हुए चला गया। अदा भी जब तक बाथरूम से बाहर आ गई थी और कुछ डरी हुई भी थी, ये सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि उसको ठीक से कुछ समझ ही नहीं आया। जब अधिप गिरीश जी से बात करके रूम से बाहर आया तो अदा को ना देख के उसने तनय से पूछा, तो तनय ने बताया कि अदा हैंड वॉश करने गई है, लेकिन अधिप को अजीब लगा ऐसे साबुन का पानी हाथों पर गिरना। अधिप तुरंत भाग के बाथरूम पहुंचा था। रात में अधिप गुस्से में सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। अधिप का दिमाग बहुत गर्म था और भाई होता भी क्यों ना, पूरा हॉस्पिटल छान लिया, लेकिन चीफ का नामो निशान नहीं मिला, ना किसी इंसान से, ना कैमरे से, ना ही अधिप चीफ का सही से फेस देख पाया जिससे वो जान सकता चीफ कौन था। पर चीफ के हाथ में इंजेक्शन देख के अधिप समझ गया था कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इंजेक्शन खाली था तो अधिप ये नहीं समझ पा रहा था कि वो आदमी अदा के साथ आखिर करना क्या चाहता था। क्या बाद में वो इंजेक्शन में दवा भर के अदा को लगाने वाला था या फिर उसका खून लेने वाला था? अधिप टेंशन में बैठा था कि अदा रूम में आई और अधिप के पास आके बोली, बॉस। अधिप वैसे ही गुस्से में था तो वो चीड़ के बोला, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अधिप ने पहली बार अदा से ऐसे चिल्ला के रूड होते हुए बात की थी। अदा अब बड़ी भी हो गई थी तो उसको बुरा लगा और वो सीधा रूम से बाहर चली गई। लेकिन अधिप ने अदा पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करता रहा। जब आधी रात निकल गई तब अधिप ने अपना लैपटॉप बंद किया तो रूम में अदा को ना देख के परेशान हो गया। अधिप अदा को पूरे घर में ढूंढते हुए गार्डन में आया तो अदा बच्चों के जैसे मुंह फूला के बैठी घास तोड़ रही थी। अधिप ने गहरी सांस ली और अदा के पास आके बैठ गया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो? अदा ने अधिप की तरफ देखा, फिर लड़कियों के जैसे नखरे करते हुए अधिप से थोड़ा दूर खिसक के बैठ गई। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अदा को खींच के उठाया और अपनी गोद में बैठा के बोला, ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो बताओ, मुंह तोड़ दूं तुम्हारा? अदा ने मुंह बना लिया और बोली, मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे। अधिप, अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात ना करो। अदा अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोली, बात करने के लिए जबान की जरूरत होती है, हिम्मत की थोड़ी ना, इतना भी नहीं पता आपको? अधिप ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। अदा फिर अपनी जबान निकाल के अधिप को दिखाते हुए बोली, इससे बोलते हैं, अब पता चला आपको? अधिप ने अदा की जीभ देखी तो ना जाने उसके दिल और दिमाग में क्या आया और उसने अदा के सिर के पीछे हाथ रखा और उसको अपने पास करके उसकी जीभ में कस के काट लिया। अदा की आंखें बड़ी हो गई और वो चीख पड़ी और अपनी जीभ अधिप से छुड़ाने के लिए अपना सिर पीछे करने लगी, लेकिन अधिप ने अपना हाथ अदा के सिर के पीछे रख हुआ था। अधिप का कब जरा सा काटना सॉफ्ट किस में बदल गया उसको एहसास ही नहीं हुआ। अदा को होठों पर दर्द तो पहले से था, जो अब और बढ़ गया और वो दर्द से मचल पड़ी। अधिप ने तुरंत अदा को छोड़ दिया तो अदा अपने मुंह पर हाथ रख के सवालिया नजरों से अधिप को देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो ये क्या था, क्यों था, किस लिए था? माना मैं रबड़ जैसी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ, इस रबड़ में जान भी है, कुछ तो हीरो वाली पोजीशन को संभाल के रखो।